हेलो टू माय डियर स्टूडेंट, एसआर बीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा क्या क्या सिलेबस है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी यूनिट 1 है, ये हमारी में इसमें मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस के बारे में बताया गया है। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी और बी केमिकल फोर्सेस, जैसे मॉलिक्यूल्स में जिस टाइप के फोर्सेस और उनमें मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी को हम लोग मेजर करते हैं, वो यहाँ पर हम लोग यहाँ यूनिट 1 में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में हम लोग सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल मींस मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्डिंग्स होती हैं उनकी थ्योरीज के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर जो हमारी थर्ड यूनिट है वो हमारी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। मींस जो एटम की में जो पीरियोडिक टेबल में जो उनका वेरिएशन होता है, जैसे कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आईपी बढ़ता जाता है, मींस आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, या हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारे जो एटम्स हैं उनका साइज बढ़ता जाता है। इसके बारे में हम लोग यूनिट 3 में डिस्कशन करेंगे। जो हमारी यूनिट 4 है वो हमारी है रिकैपिचुलेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारी 5th यूनिट है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। जो भी हम लोगों ने बहुत सी ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं उनकी यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। जो हमारी 6th यूनिट है वो हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री है। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम जो एटम्स का स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जो हमारी यहाँ पर 7th यूनिट है वो हमारी है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। मींस केमिस्ट्री में जो हमारा कंप्यूटर का जो यूज होता है उसके बारे में हम यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे। जो हमारी यहाँ पर 8th यूनिट है इसमें हम लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। मींस केमिस्ट्री में जो हम लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में जो हम डेरिवेशन करते हैं उसमें हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, और जो लॉग के कई सारे फार्मूलेस हैं उनका हम यूज करते हैं, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग जो हमारा यो सिलेबस है इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए जो हमारा सिलेबस है इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक दिया है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस। मींस जो हमारे मॉलिक्यूल्स में जो पोलैरिटी डेवलप हो रही है और जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्सेस हो रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक दिया रेजोनेंस। रेजोनेंस आप सभी ने 12th में भी पढ़ा होगा। रेजोनेंस क्या होता है कि कई सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होती है। मींस हम कह सकते हैं कि हम किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें उनकी कई सारी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना होता है, उसे हम लोग रेजोनेंस में पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं उनमें जो एटम्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम लोग फॉर्मल चार्ज कहेंगे, और ये फॉर्मल चार्ज हम लोग जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया है वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। जैसे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो इंटरेक्शन होता है, जैसे हम लोग कह सकते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब जो डाइपोल है और दूसरा डाइपोल है उनके बीच जो इंटरेक्शन होगा, या हमारा इंड्यूस डाइपोल और डाइपोल के बीच जो इंटरेक्शन होगा, या हमारे जो इंड्यूस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के बीच जो इंटरेक्शन होगा, वो हम यहाँ पर वॉन डेर वाल्स फोर्सेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट सभी ने पढ़ा हुआ है। डाइपोल क्या होता है? वह डाइपोल जिसमें दो पोल्स होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। तो यहाँ पर जो डाइपोल है इसमें हम किसी एक चार्ज और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उनका जो प्रोडक्ट होगा उसे हम लोग डाइपोल मूवमेंट कहेंगे। और डाइपोल मूवमेंट हमारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स की भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी है। यहाँ पर पोलराइजेशन को सभी लोगों ने 11th और 12th में पढ़ा हुआ है। जनरली हम लोग पोलराइजेशन के बारे में क्या जानते हैं? देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई कैटायन है वो एनायन की साइड में अप्रोच करता है तो जो एनायन होता है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन को रिपल करेगा, लेकिन जो इसका नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा कैटायन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, जिससे जो एनायन होगा वो हमारा क्या होता है? पोलराइज हो जाता है। इसको हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। ये सिंपल सा टॉपिक है, हम लोगों ने 11th 12th में अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये यहाँ पर हम लोग फजांस रूल भी पढ़ते हैं। फजांस रूल क्या करता है? वो मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट कैरेक्टर को बताता है कि जो मॉलिक्यूल है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कितना ज्यादा होगा या इस मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। ये यहाँ पर इसे एक्सप्लेन करता है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो मोस्टली सभी ने पढ़ा होगा। मींस जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो क्या है कि जैसे कुछ एलिमेंट जो जिनसे हमारा जैसे हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, अगर इससे हाइड्रोजन जुड़ा है तो उस हाइड्रोजन में किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ फर्दर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सभी ने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है वॉन्डर वाल फोर्सेज, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये सब हमारा वॉन्डर वॉल्स में ही रहेगा, जो हम लोग पहले से हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी है वो दी है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी बॉन्डिंग्स होती हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक हमारा दिया है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सभी को मालूम है एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। जैसे जो न्यूक्लियस के चारों ओर का जो 3 डायमेंशनल स्पेस है उसे हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं, और एटम है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हम लोग पहले एटॉमिक ऑर्बिटल को पढ़ेंगे इसमें। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। सभी ने पढ़ा हुआ है ऑफ-बाउ। ऑफ-बाउ एक वर्ड आप लोगों को मालूम है, ये जर्मन भाषा का वर्ड है। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब क्या करना है, हमें यहाँ पर निर्माण करना है। इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम लोग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में भरना बताते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, हम लोगों ने 12th में अच्छे से पढ़ा हुआ है। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने दिया है, यहाँ पर देखिए मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग में सिग्मा और पाई बॉन्ड अप्रोच दी है। सिग्मा और पाई बॉन्ड सभी को मालूम है। सिग्मा क्या होता है, अगर हम ऑर्बिटल्स के हेड ऑन ओवरलैपिंग कराते हैं तो हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और अगर हम ऑर्बिटल्स की जो साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग कराते हैं तो हमारे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये सभी ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। फिर हमारा दिया हुआ है बॉन्ड लेंथ, मींस जो बॉन्ड की लेंथ है। जैसे हमारे H और Cl, एक हमारा मॉलिक्यूल है Cl, इसमें H और Cl की जो बीच की डिस्टेंस होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे हमारा H2 है तो उसमें हाइड्रोजन के एटम के बीच की डिस्टेंस होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर ये भी टॉपिक अच्छा सा है जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यह बैलेंस बॉन्ड थ्योरी BBT। जो हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसमें हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि s ऑर्बिटल है, एक दूसरा s ऑर्बिटल है, इनकी ओवरलैपिंग कराते हैं तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, ss ओवरलैपिंग। अगर s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है तो वो हमारी क्या होगी, sp ओवरलैपिंग। और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग pp ओवरलैपिंग कहलाती है, जिससे हमारे सिग्मा बॉन्ड और हमारे जो p ऑर्बिटल्स हैं इनकी लेटरल ओवरलैपिंग कराते हैं तो हमारे पाई बॉन्ड्स का भी फॉर्मेशन होता है, जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर आप लोग इसे इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं और ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ भी अच्छे से ध्यान देनी है। हमने देखा है सिलेबस में आगे भी हाइब्रिडाइजेशन एक बार फिर से मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभी हमारा हाइब्रिडाइजेशन आया वो हमारा इनऑर्गेनिक का है। मतलब हमें उन मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल देना है जिन्हें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन में हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट एनर्जीज के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में अपनी एनर्जी को मिक्स करते हैं और सेम एनर्जी के न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हमारा हुआ, वो हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, और जब हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो उनके एग्जाम्पल हमारे क्या होंगे, थोड़े से चेंज हो जाएंगे, जैसा हम लोग आगे देखेंगे इसमें। फिर यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल वो तो इसी में आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री मींस जैसे हमारे में मॉलिक्यूल्स दिए हैं उनकी ज्योमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हमारा CH4 है, उसकी स्ट्रक्चर हमारी कैसी होती है, सभी को मालूम होगी। जो CH4 है वो उसकी स्ट्रक्चर हमारी टेट्राहेड्रल होती है। VF3 है मॉलिक्यूल, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, वो हमारी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। फिर इसके बाद दिया हमारा बेंट रूल। इस बेंट रूल में हम लोग जो सेंट्रल एटम से अटैच लोन पेयर हैं या सेंट्रल एटम से कुछ हमारे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कैसे जुड़ेंगे, एक्सियल जुड़ेंगे, एक्सियल पोजीशन पे जुड़ेंगे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे जुड़ेंगे, इनके बारे में हम लोग बेंट रूल में स्टडी करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बेस्पर थ्योरी बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोगों ने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो हम लोग यहाँ पर भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं।
हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है तो जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होगी वो हमारी कैसी रहती है, रेगुलर रहती है, मतलब उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है। जैसे हमारा CH4 है तो जो उसमें हमारा CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, sp3 रहता है और इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाती है। लेकिन अगर हम इसी टाइप से हम वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को देखें तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 होता है, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद भी हमारी कैसी हो जाती है, सभी को मालूम है बेंट हो जाती है या बी शेप हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है उसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो हमारी वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड होकर हमारी बेंट हो जाती है। तो हम लोग इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है, H2O भी दिया है, NH3 दिया है, PCl5 दिया है, SF6 दिया है और SF4। सभी को मालूम होगा SF4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, C-Shaw स्ट्रक्चर होती है, जो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी हुई है। यहाँ पर देखिए ClF3 भी है, I3 निगेटिव है और हमारा H3O पॉजिटिव मेंशन किया हुआ है। H3O पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। बहुत अच्छे मॉलिक्यूल है, हम लोगों ने पढ़ा भी है इसे। फिर इसके बाद दिया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें हम लोग जो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर देखिए मेंशन भी किए हैं, N2O2 C2 B2 F2 CO NO। इन मॉलिक्यूल्स के हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को भी बनाएंगे, दिखाएंगे और इनके जो MOT डायग्राम है इनको भी अच्छे से बनाना सीखेंगे। तो नेक्स्ट हमारी जो यूनिट रहेगी वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, जो 3rd यूनिट है। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में एटम्स के वेरिएशन को देखा होगा। जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में तो क्या होता है, उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता जाता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है या हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाती है। अगर हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है या हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती जाती है। लेकिन जो टॉप टू बॉटम मूव करने पर हमारे एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो ये जो एटम्स का वेरिएशन है, एलिमेंट्स का जो वेरिएशन हो रहा है टेबल में, वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, देखिए दिया है ब्रीफ डिस्कशन फैक्टर अफेक्टिंग एंड वेरिएशन ट्रेंड्स ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन ग्रुप एंड पीरियड। यहाँ पर देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दिया है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट दिया है। शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको पहले से ही मालूम है। शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियस है उसके बाहर कई सारी सेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज रहता है हमारा, नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही जो सेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो जो क्या होती है, आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपल करना स्टार्ट कर देते हैं। रिपल करना स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इस इफेक्ट को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे, जो हम लोग इसमें अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद जो स्लेटर रूल है, स्लेटर रूल में हम लोग जो सिग्मा मींस स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसके द्वारा हम लोग जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए वेरिएशन दिखाया गया है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ये कुछ स्केल्स दिए हैं, जैसे पाउलिंग स्केल है, आलरेड रॉचो स्केल है, आयनाइजेशन एंथैल्पी अलग से पढ़ेंगे हम लोग, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसा अभी हमने बताया था कि ये सभी के वेरिएशन को हम लोग पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर जो हमारी 4th यूनिट है वो हमारी दी है रिकैपिचुलेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे देखिए फिर से आ गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन तो हमने ऊपर पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कार्बन केवल 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, जैसे sp, sp2 और sp3, केवल 3 टाइप के। और हाइब्रिडाइजेशन में हमें केवल सिग्मा और पाई बॉन्ड को ही ध्यान देना है। और ये भी आपको मालूम होगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड ही इन्वॉल्व होते हैं, जैसा हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे।
फिर देखिए बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल है, मतलब जो सेंट्रल एटम से जो अटैच्ड एटम्स होंगे उनके बीच जो एंगल होगा वो हम लोग क्या कहते हैं, उनका बॉन्ड एंगल, वो भी हम लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी मींस क्या होगा कि बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होगी वो हमारी क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी। और यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी को हम लोग सभी में देखेंगे कि किसमें बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है या किसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो रही है। जहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी वहां बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर दिया है लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड। देखो लोकलाइज मींस क्या रहेगा कि जिसमें एक ही एटम पर जो भी हमारा बॉन्ड्स है वो वहीं पर स्थिर है, वो हमारा लोकलाइज्ड होगा। और डीलोकलाइज मतलब जैसे हमारा पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है तो वो डीलोकलाइज हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग ये भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ है बॉन्डर वॉल इंटरेक्शन, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है बॉन्डर वॉल इंटरेक्शन वैसा ही रहेगा, वो तो सेम उसी में आ जाएगा। फिर हमारे कुछ दिए हैं इंक्लूजन कंपाउंड और क्लेथरेट्स, ये हमारे गेस्ट होस्ट एडिशन कंपाउंड्स हैं, जिसमें हमारे जो गेस्ट मॉलिक्यूल हैं वो इंक्लूजन कंपाउंड या हम क्लेथरेट कहेंगे, इनमें कैविटीज में आकर फिट हो जाते हैं, जो हम लोग यहाँ पर इंक्लूजन और क्लेथरेट में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा दिया है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस में ये वो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के बीच फॉर्म होंगे, वो हमारे यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं, वो हम लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इसे हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नॉर्थन इफेक्ट भी कहते हैं। यहां पर हम लोग जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन देखेंगे बाया पाई कॉन्जुगेशन, मींस पाई कॉन्जुगेशन के द्वारा जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है उसे यहां पर हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर यहां पर देखिए डाइपोल मोमेंट, वो हमारा पहले से ही मेंशन किया हुआ है, डाइपोल मोमेंट रहेगा। फिर हमारे दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में इंडक्टिव इफेक्ट है, हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है और रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट और उनकी एप्लीकेशन है। आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से पढ़ा होगा, जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा फॉर्मिक एसिड है और एसिटिक एसिड है, इनमें हमारा फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होता है लेकिन हमारा एसिटिक एसिड वीक होता है। उनका कारण क्या है, क्योंकि उनमें जो हमारा जो ग्रुप जुड़ा है CH3 ग्रुप जुड़ा है उसका इफेक्ट देखते हैं हम लोग कि ये प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप है या माइनस आई इफेक्ट का ग्रुप है, जिससे हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी स्ट्रेंथ घटती है या बढ़ रही है, वो हम यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट और इन इफेक्ट्स में देखने वाले हैं। फिर हमारा दिया है रेजोनेंस। रेजोनेंस हमारा सेम जो हम लोगों ने देखा है, केवल क्या रहेगा कि यहाँ पर हम लोगों ने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिए थे, यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट दिया है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट में हम पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन को कंसीडर करेंगे। इसमें हम लोग आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या जो हमारे डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है ग्रुप्स का, उसको हम लोग यहाँ पर अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। जो हमारी ये यूनिट है इसमें हमारा मेनली ऑर्गेनिक का ही पोर्शन रहने वाला है। फिर नेक्स्ट हमारा दिया है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सबसे अच्छा टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी मैकेनिज्म, मतलब जो भी रिएक्शंस में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं वो सारा का सारा इसमें आने वाला है। यहाँ पर देखिए कर्व्ड एरो, जैसे हम लोग दिखाते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पर अटैक कर रहा है, तो हम वो एरो एक कर्व करके बना देते हैं, वो हमारा यहाँ पर कर्व्ड एरो नोटेशन है जो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। फिर है ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, जैसे हम लोग कर्व एरो से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ पर दिखाया गया हाफ हेडेड एरो एंड डबल हेडेड एरो। हाफ हेडेड एरो मींस अगर हमारे में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर केवल लोन पेयर में से केवल एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो हम लोग उसे हाफ हेडेड एरो के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। डबल हेडेड एरो जैसा हम लोग रेजोनेंस में दिखाते हैं कि अगर स्ट्रक्चर हमारी सिमिलर बन रही है तो हम लोग डबल हेडेड एरो के द्वारा उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर हमारा जो टॉपिक दिया है होमोलिटिक हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन, मींस अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है वो हमारा दो टाइप से ब्रेक होता है, या उसमें क्या रहता है कि अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में बराबर बढ़ जाएं, या
जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम की ओर ट्रांसफर हो जाए। अगर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हमारे दोनों एटम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो हम लोग उसे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कहते हैं। अगर जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केवल एक एटम की ओर डिस्प्लेस हो रहे हैं तो उसे हम लोग हेटेरोडेटिक बॉन्ड फिशन कहेंगे, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है टाइप्स ऑफ रीजेंट। रीजेंट क्या हो रहते हैं हमें मालूम है हम लोगों को। रीजेंट हमारे एक जो हमारी अटैकिंग स्पीसीज है, मींस रीजेंट हमारे अटैकिंग स्पीसीज हैं जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं। यहाँ पर जो रीजेंट है वो हमारे दो टाइप के मेंशन किए हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मींस क्या होगा, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, मींस इलेक्ट्रोफाइल्स वो स्पीसीज होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, और जो न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी होगी, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मतलब जो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस है वो कितने टाइप की होती हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, वो हमारी यहाँ पर रहेंगी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है एनर्जी कंसिडरेशन। जो हमारा यहाँ पर जो एनर्जी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो हमारा यहाँ पर एनर्जी कंसिडरेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट दिया है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। मतलब जो हमारे क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, जिनका जो हम कह सकते हैं जो कुछ ही समय के लिए मतलब जीवित रहते हैं, मतलब उनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो हमारे कहलाते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट। जैसे हमारे में कार्बोकैटायन है, कार्बेनाइन है, फ्री रेडिकल्स हैं, कार्बीन्स हैं, एराइंस हैं और नाइट्रीन्स हैं। ये हमारे सभी रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं। जो हम रिएक्शंस या रिएक्शंस की मैकेनिज्म पढ़ते हैं उनमें ये इंटरमीडिएट जरूर बनते हैं, और ये इंटरमीडिएट किसी भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से या इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि ये शेयरिंग करके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। तो ये जो हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए, जो हम लोग यहाँ पर यूनिट 5 में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये सबसे अच्छा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम जो एटम्स हैं उनका स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। जैसा यहाँ पर पहला मेंशन किया हुआ है टॉपिक है आइसोमेरेज। जो आइसोमर्स है वो सभी ने पढ़ा हुआ है। आइसोमर्स क्या होते हैं कि वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनमें एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं आइसोमर्स। तो यहाँ पर हम लोग टाइप ऑफ आइसोमर्स को पढ़ेंगे। जैसे हमारे आइसोमर्स हैं वो हमारी दो टाइप की रहती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। तो यहाँ पर हम लोग इनके अलग अलग टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक दिया है ऑप्टिकल आइसोमर्स। मीन्स हमारे जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं इनमें हम उन कंपाउंड की स्टडी करेंगे जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं वो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं, और उसी कंपाउंड्स की हम लोग इनमें स्टडी करने वाले हैं। फिर दिया है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। जैसे मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कई टाइप की सिमेट्री पॉसिबल है। जैसे मॉलिक्यूल है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है, या हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर मॉलिक्यूलर कायरलिटी मीन्स जो मॉलिक्यूल है, अगर हमारा मॉलिक्यूल है वो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल हमारा कायरल नहीं होगा। अगर मॉलिक्यूल हमारा अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल हमारा कैसा होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूलर कायरलिटी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया है इनॉन्सियमर, स्टीरियोजेनिक सेंटर और ऑप्टिकल एक्टिविटी। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारा कोई भी जैसे कि हमारा मॉलिक्यूल है उसका अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं वो मिरर इमेज हमारा मॉलिक्यूल का इनॉन्शियोमर कहलाता है, और जो इनॉन्शियोमर है वो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, जैसा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर हमारा जो टॉपिक दिया है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर है। स्टीरियोजेनिक सेंटर मीन्स क्या रहेगा कि अगर हमारा कोई कायरल मॉलिक्यूल पहले से है, अगर उसके सेंटर से अटैच एटम को अगर हम चेंज कर देते हैं फिर भी वो हमारा मॉलिक्यूल क्या है, वो हमारा मॉलिक्यूल नेक्स्ट स्टीरियोमर का फॉर्मेशन करता है, तो वो हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर कहलाता है, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा दिया है डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर वो स्टीरियोमर्स हैं जो अपने मिरर इमेज क्या कहेंगे हम लोग, जो अपने मिरर इमेज वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। मीन्स जो हमारे क्या है
एनॉन्शियोमर एक दूसरे के मिरर इमेज है, जो हमारे डाइस्टीरियोमर वो मिरर इमेज नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकते हैं, जनरली मिरर इमेज नहीं होंगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, डायस्टीरियोमर। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है थीरियो, इरीथ्रियो और डायस्टीरियोमर्स, वो तो फिर से मेंशन किया हुआ है। जो हमारे थीरियो और इरीथ्रियो डायस्टीरियोमर्स दिए हैं, इनमें हम लोग थीरियो और इरीथ्रियो में हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। नॉमेनक्लेचर में हम जो हमारे सेम ग्रुप हैं, अगर वो एक ही साइड में है, मतलब लेफ्ट साइड में दोनों सेम ग्रुप हैं या राइट हैंड साइड पे दोनों सेम ग्रुप हैं, तो हम लोग उन्हें इरीथ्रो, और अगर हमारे जो सेम ग्रुप है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे तो हम लोग उसे थीरियो डायस्टीरियोमर कहते हैं, जैसा यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन सीक्वेंस रूल। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग को कई मॉलिक्यूल ऐसे पढ़ते हैं, जैसे हम लोग ग्लूकोज को देखो कि उसमें लिखा होता है ग्लूकोज, या पहले लिखा क्या होता है डी ग्लूकोज, या हम लोग एमिनो एसिड में पढ़ते हैं तो लिखा होता है एल एमिनो एसिड। तो जो यहाँ पर डी और एल है वो हमारे मॉलिक्यूल्स के नॉमेनक्लेचर हैं, उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर डी को हम लोग राइट के हिसाब से मेंशन करते हैं और एल हमारा लेफ्ट के लिए है। मींस अगर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे कायरल कार्बन्स के राइट साइड में जुड़ा है तो उसे हम लोग डी कॉन्फ़िगरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर लेफ्ट साइड में जुड़ा है तो उसे हम लोग एल कॉन्फ़िगरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम लोग डीएल नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद यह आरएस सिस्टम। जो हमारा डीएल नॉमेनक्लेचर होता है वो हमारा एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर नहीं है, मींस वो हमारा रिलेटिव नॉमेनक्लेचर है। उस नॉमेनक्लेचर में को हम लोगों ने जो हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल था उससे रिलेट करके हम लोग डीएल नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जो हमारा आरएस नॉमेनक्लेचर है वो हमारा एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर है। इसमें हम मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स है हमारा, वो हमारा प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसे रिप्रेजेंट करेगा। तो जो हमारा आरएस नॉमेनक्लेचर है वो हमारा एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर है, और एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर के लिए हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं, उन रूल्स को फॉलो कराएंगे तो हम लोग यहाँ पर आरएस नॉमेनक्लेचर को निकालना सीखेंगे और अच्छे से इसे एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए हमारा सीक्वेंस रूल भी दिया गया है, जो सीक्वेंस रूल हमारा एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एक्सप्लेन किया हुआ है, जो हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम लोग कौन से पढ़ते हैं, आपको याद होगा सिस ट्रांस आइसोमर्स, और यहाँ पर इजेड आइसोमर्स को भी मेंशन किया हुआ है। सिस ट्रांस को हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे सेम ग्रुप डबल बॉन्ड की सेम साइड में है तो हम लोग उसे सिस कहते हैं, और अगर हमारे जो सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में हो रहे हैं तो उन्हें हम लोग ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। लेकिन उनमें भी कंडीशन क्या थी कि हमारे दो ग्रुप कैसे होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे, तभी हम उन्हें सिस और ट्रांस में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स या एटम्स कह सकते हैं, वो सारे के सारे डिफरेंट हो तो उसे हम सिस और ट्रांस के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें नया मेथड पढ़ना है, वो हमारा दिया है इजेड मेथड, मतलब इजेड सिस्टम के अकॉर्डिंग। ई का मतलब हमारा एंडजीजन है और जेड का मतलब है जुजामेन। मींस ई मींस हमारा जो रहेगा वो एंडजीजन मींस वो अपोजिट के लिए, मतलब अपोजिट को एक्सप्लेन कर रहा है, और जो हमारा जुजामेन जेड है वो हमारा सिमिलर के लिए एक्सप्लेन करेगा या सिमिलर को बताएगा, या सिमिलर के लिए जो हमारे मॉलिक्यूल सेम साइड में होंगे उन्हें हम लोग यहाँ पर जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम लोग यहाँ पर इजेड नॉमेनक्लेचर में पढ़ने वाले हैं। फिर देखिए यहाँ पर दिया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम। ऑक्सिम का मतलब क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन की भी डबल बॉन्ड का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको हम लोग यहाँ पर जो हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है उनमें यहाँ पर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया है एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड्स मींस क्या होगा कि जो हमारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो साइक्लिक फॉर्म में है और जो एलिफेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो हमारे यहाँ पर एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जिन्हें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा साइक्लोहेक्सेन, जो हमारा यहाँ पर कंफर्मेशन आइसोमर्स में भी रहेगा। जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है वो हमारा चेयर और बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम लोग सिंपल सा साइक्लोहेक्सेन देंगे
तो वो हमारा क्या होगा, हेक्सागोन की फॉर्म में है। लेकिन हेक्सागोन की फॉर्म में उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम रहती है। लेकिन जब हम लोग उनकी पकड़ रिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं, जिसमें चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म को हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो हमारा चेयर फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है बोट फॉर्म की कंपैरिजन में। और ये दोनों फॉर्म हमारी जो साइक्लोहेक्सेन है, जो उनकी हेक्सागोन स्ट्रक्चर है, उसके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल होती हैं। फिर इसके बाद देखिए हमारा जो टॉपिक दिया है वो कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ एथेन और एन ब्यूटेन के बारे में दिया है। जो हमारे कन्फर्मर्स हैं, मतलब हम लोग एथेन के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग ब्यूटेन की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे कन्फर्मर्स आइसोमर्स हैं उन्हें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट दिया है कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। जो साइक्लोहेक्सेन में अभी हमने आपको बताया कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो हमारे चेयर और बोट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें जो हमारे एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, वो हमारे हाइड्रोजन दोनों के दोनों सिमिलर ना होकर एक एक्सियल हाइड्रोजन होता है, एक इक्वेटोरियल होता है। एक्सियल हाइड्रोजन मींस क्या रहेगा कि जो एक्सिस के पैरेलल हाइड्रोजन रहेगा वो हमारा एक्सियल हाइड्रोजन, और जो हमारा हाइड्रोजन इक्वेटर की साइड में रहता है उसे हम लोग इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कहते हैं, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया है कन्फर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव। जैसे हम लोग साइक्लोहेक्सेन में एक मिथाइल ग्रुप लगा दें तो हमारा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। उसको हम लोग यहाँ पर जो हमारे कन्फर्मर्स होंगे उनको हम लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है न्यूमन प्रोजेक्शन, शॉहर्ट्स फार्मूला, फिशर फ्लाइंग वेज फार्मूला। ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके डिफरेंट फार्मूलेज हैं, जो हम लोग इन्हें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि हमारा फिशर फार्मूला क्या होगा। जैसे हम मॉलिक्यूल को केवल थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा फिशर फार्मूला है। अगर हम मॉलिक्यूल्स में अबव और बिलो द प्लेन करके हम लोग उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे हमारा जो मॉलिक्यूल्स में कायरल कार्बन से कुछ एटम्स जुड़े हैं, उनमें हमने 2 एटम्स को थिक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो बाकी एटम है 2, जो उन्हें हम लोग एक को हम डॉटेड लाइन या हम लोग डैश लाइन से, और एक को हम लोग डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे वेस फार्मूला में रिप्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट दिया है डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन में क्या डिफरेंस रहता है, आपने पढ़ा होगा। जो हमारा कन्फर्मेशन आइसोमर्स हैं, इनमें एटम्स का जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, मींस स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो बिना बॉन्ड की ब्रेकिंग के भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स हैं उनमें जो एटम्स का स्पेशियल अरेंजमेंट होगा वो हमारा बिना बॉन्ड की ब्रेकिंग के पॉसिबल नहीं होगा, जो हम यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट रहेगी वो हमारी दी है यहाँ पर, देखिए बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर के बेसिक्स को पढ़ेंगे, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारा जो सीपीयू है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर कोड्स के बारे में देखना है हम लोगों को। यहाँ पर जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो गया, कंप्यूटर कोड्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके बारे में देखना है। फिर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, लो लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज, और जो हमारा लास्ट में दिया है यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और इंटरनेट एप्लीकेशन। इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी नॉलेज लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर का केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत यूज होता है, जिसे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। लास्ट में हमारी यूनिट दी है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स फॉर केमिस्ट्री। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के वो कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिनका हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं। जैसे हमारे लॉगरिथम रिलेशंस हैं, जैसे हमारा फार्मूला होता है कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। ये कई सारे फार्मूले ऐसे हैं जो हमारी केमिस्ट्री में यूज होते हैं, इन्हें हम लोग पढ़ना यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। फिर दिया हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है कर्व स्क्रैचिंग। मतलब हम लोग जैसे कि एक ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो ओरिजिन से जा रहा है, या हमारा ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, या ओरिजिन से हमारा जो ओरिजिन के साइड से जा रहा है, या हम लोग देखते हैं कि वो इंटरसेप्ट कट करके वो नीचे की साइड में आ रहा है। वो हम लोग ग्राफ्स हैं वो कर्व स्क्रैचिंग में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया है लीनियर ग्राफ और कैलकुलेशन ऑफ स्लोप। कैलकुलेशन ऑफ स्लोप में हम लोग देखते हैं कि स्लोप हमारा जो है वो ऊपर की साइड में जा रहा है, या हमारा इंटरसेप्ट काट के नीचे की साइड में आ रहा है, वो हम लोग यहाँ पर स्लोप्स के बारे में देखेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस लाइक kx दिया है,
या e की पावर x दिया है, x की पावर n है, sin x है, log x है, इनके बारे में हम देखेंगे कि इनका जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या रहता है। ये फार्मूलेज कुछ होंगे जो हमें यहाँ पर कुछ याद भी करने होंगे। यहाँ पर हम लोग मैक्सिमा मिनिमा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और रेसिप्रोसिटी और रिलेशंस, इंटीग्रेशन और सम यूजफुल रिलेवेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे मैथमेटिक्स का केमिस्ट्री में यूज होता है, उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया है परम्यूटेशन कम्बिनेशन फैक्टोरियल ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर हम लोग परम्यूटेशन कम्बिनेशन फैक्टोरियल ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोगों को यहाँ पर केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स में इनकी हेल्प होगी और कुछ टॉपिक्स में हम लोग इनके बारे में अच्छे से समझ भी सकते हैं अगर हम ये पहले से पढ़े हुए होंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हम सिक्के को उछालें तो उसमें हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, वो हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। और ये अच्छे से टॉपिक हैं, अगर हम लोग इन्हें अच्छे से पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में कई सारी प्रॉब्लम्स को पहले से ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसी के बेसिस पर ये हमारा जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है, सिलेबस सारा आपके सामने है, बहुत अच्छा सिलेबस है। अगर हम लोग स्टेप बाइज पढ़ते जाएंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है और हमें सारी चीज़ों को अच्छे से समझने में भी हेल्प करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को आई होप ये बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। जैसे कि आपके सर ने पूरा सिलेबस यहाँ पर एक्सप्लेन किया है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसी तरीके से बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के बीच में आने वाली हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर। ठीक है, परेशान मत होइए। जितनी भी सर ने यहाँ पर 8 यूनिट बताई हैं, इसमें पहली यूनिट जो आपकी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज है, ये पूरी आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ेगी। लेकिन बाकी की बच्चों सारी की सारी यूनिट आपको हमारे एप्लीकेशन SR BSc क्लासेस, दैट मीन सुमित राणा BSc क्लासेस के ऊपर मिलेगी, जिसको आप अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर से लोड कर लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज आप लोग अपने सर का बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भर भर के शेयर करें। जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप बने हुए हैं, जहां जहां पर आप लोगों ने अपने बना रखे हैं, हर जगह शेयर कीजिए और बता दीजिए सबको कि सुमित राणा BSc क्लासेस के ऊपर अब केमिस्ट्री की भी क्लास आ गई है, वो भी दमदार तरीके से। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।